नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है। उसको हम लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए युग्म में स्थिति समवायता का उदाहरण है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशन आइसोमेरिज्म। ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, आइसोमेरिज्म बोला गया है मतलब कहीं ना कहीं मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र कैसा होगा, समान होगा, मतलब सेम होगा। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हो मतलब क्रियात्मक समूह हो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूएंट लगे हों मतलब जिनको हम लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं। यदि उनकी पोजीशन मतलब उनकी स्थिति कैसी हो, परिवर्तित हो मतलब अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, हम लोग यदि देखें तो सबसे पहला ऑप्शन यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो ये सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया गया है। यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, बोले 4 कार्बन की। यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, बोले 3 कार्बन की। मतलब ये तो चेन आइसोमर हो गए, मतलब श्रृंखला समावयवी हो गए। यदि हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो ध्यान से, ये पेरेंट कार्बन चेन नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ भी यदि हम लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें तो ये 1, 2 और 3 और ये 4, तो ये 2 नंबर की पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर 1 नंबर की पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब यही पोजीशन आइसोमर है। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही हमको चेक करना है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र कैसा है, समान है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेक किया जाएगा कि जितने एटम इसके अंदर है उतने ही एटम उसके अंदर होना चाहिए, सेम टाइप के। ठीक, चलिए, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि डाई इथाइल ईथर, इसका फॉर्मूला क्या है, बोले C2H5O C2H5। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा लिखा मैंने, बोले CH3। ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल बोला गया है तो ये O, और फिर यहाँ पर CH2 CH2 और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि दोनों मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मतलब अणुसूत्र जो है वो कैसा है, एकदम समान है, बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन यदि हम लोग देखें तो यहाँ एल्काइल ग्रुप कैसा है, दोनों के पास में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप मतलब एल्किल समूह डिफरेंट होने से कौन सी समवायता होती है, मेटामेरिज्म होती है, जिसे हम लोग मध्यावयवता बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों का था जो बहुत आसान था। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमको दिया गया है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये देखेंगे कि यदि मान लो यहाँ पर HCN और HNC यदि हमको दिया गया है तो ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा टोटोमेरिज्म शो करते हैं। ये कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, टोटोमेरिज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं। टोटोमेरिज्म मतलब चलावयवता बोलते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ जाए मतलब RCN या RNC, तो ये अलग अलग फंक्शनल मतलब क्रियात्मक समूह हो जाते हैं, ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कि यहाँ C6H5 मतलब ये कहीं ना कहीं फिनाइल है, मतलब ये कहीं ना कहीं एल्किल समूह जैसा ही काम करता है। तो उस केस में कौन सी आइसोमेरिज्म शो होने वाली है, बी मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो होने वाली है। ठीक है, ये स्पेशल केस हम लोग याद रखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं यहाँ से। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो आया है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। विच आर नाइदर सुपर इम्पोजेबल नोर मिरर इमेज टू ईच अदर आर कॉल्ड। ठीक है, ध्यान से देखो कि हमारे पास जो है ऐसा कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, जिसमें जो है हमको ये पूछा है कि स्टीरियो आइसोमर
जो ना तो सुपर इम्पोजेबल होता है, मतलब ना तो अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित क्या होता है वो बताता हूं, और ना ही मिरर इमेज होता है, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो उसको देखो पहले ध्यान से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा बोले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखा, और यहाँ मैंने लिखा बोले CH3, यहाँ मैंने लिखा H, ठीक, फिर यहाँ लिखा मैंने CH3 और यहाँ लिखा मैंने H, ठीक, फिर मैं यहाँ पे बनाया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ बनाया मैंने यहाँ पर इस तरीके से H, और यहाँ बनाया मैंने CH3, फिर यहाँ बनाया मैंने CH3 और यहाँ बनाया मैंने H। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं, मतलब सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं, और मिरर इमेज भी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि मिरर इमेज का मतलब क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे एक तरह से मिरर समझ लूँ, ठीक है, और मैं इसको इसके जैसा देखने की कोशिश करूं, मुझे बिल्कुल मिरर इमेज ये दिखाई नहीं देगा। यदि मिरर इमेज होता तो ये CH3 यहाँ आता और ये H यहाँ आता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसे हमको दिखाई देना चाहिए। और अध्यारोपित मतलब सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है कि इसको उठा करके इसके ऊपर इस तरीके से रखा जाए। ठीक है, तो यदि रखने के बाद हमको पूरा एक जैसा मॉलिक्यूल दिखाई दे तो वो अध्यारोपित है, मतलब सुपर इम्पोजेबल है, वरना नहीं है। अब इसको रखेंगे तो CH3 के ऊपर कौन जाएगा, H जाएगा, H के ऊपर कौन जाएगा, CH3, मतलब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो उस केस में ये क्या कहलाते हैं, डाइस्टीरियोमर कहलाते हैं। तो यहाँ जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसको देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड पजेसिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वही शो करते हैं जिसके अंदर किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है या कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि वो कंपाउंड जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशीय समवेता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, केवल एक कार्बन यदि प्रेजेंट है तो। बोले किरेल कार्बन क्या होता है, तो ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब sp3 संकरित होता है, जिससे 4 डिफरेंट टाइप के एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं। चारों ही डिफरेंट टाइप के एटम या ग्रुप मतलब समूह उसके साथ जुड़े होते हैं, उसी कार्बन को बोला जाता है किरेल कार्बन। ठीक, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन से कंपाउंड के अंदर किरेल कार्बन प्रेजेंट है और किस कंपाउंड के अंदर किरेल कार्बन एब्सेंट है। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। बोले ये CH3, ये CH2, ये OH यहाँ दिया है, तो इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, नहीं होगा। इस कार्बन से 2 H2 जुड़े, नहीं होगा। इस कार्बन से 2 Cl2 और एक Br एक F जुड़ा, लेकिन 2 Cl2 जुड़े, सेम टाइप के हो गए, ये कार्बन भी नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े, नहीं होगा। इस कार्बन से HCl Br जुड़े हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन चेक करते हैं, ये कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3, ठीक, उसके बाद जो है ये C, ये H, ये Cl और ये Br। देखो ध्यान से, क्या ये कार्बन ऐसा है, मतलब ये वाला कार्बन ऐसा है जिसे 4 डिफरेंट टाइप के एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब यही हम लोगों का किरेल कार्बन वाला कंपाउंड होगा, किरेल स्ट्रक्चर होगा इसका, और यही ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय समवयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, यहां से फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पेट्रोल ऑफ ऑक्टेन नंबर 80, ऐसा कौन सा पेट्रोल है जिसका ऑक्टेन नंबर 80 है। इन 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। तो अब ऑक्टेन नंबर जो है कहीं ना कहीं किसके बेस पर दिया जाता है, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिक्सचर की बेस पे दिया जाता है। ठीक है, उसमें आइसो ऑक्टेन का जितना परसेंटेज होता है वही क्या होता है, ऑक्टेन नंबर होता है। और एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 माना गया है, आइसो ऑक्टेन का 100 माना गया है। ठीक है, तो आइसो ऑक्टेन का जितना परसेंटेज होगा वही हम लोगों का क्या होगा, ऑक्टेन नंबर होगा। अब 80% कहीं ना कहीं आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज कहाँ दिखाई दे रहा है, बोले यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, मतलब यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मान लो 70% होता, इसका मतलब ऑक्टेन नंबर कितना हो जाता, 70 हो जाता। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बातें हमको क्लियर हो गई। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं।
अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आया है, ठीक, ध्यान से देखेंगे, द एल्कीन दैट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, कौन नहीं करता है, पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करने के लिए, ठीक है, हमको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देखना है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, वही जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करते हैं, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, ये वाले सिस्टम कहीं ना कहीं जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए वो शो करेगा ही है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ कौन से एटम और कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हैं या डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े हैं तो वही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड शो करेगा। यदि इससे सेम टाइप के जुड़े हुए हैं तो वो शो नहीं करेगा, यदि चारों ही डिफरेंट है तो भी शो करेगा। ठीक है, इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो कि हमको जो है 4 कंपाउंड दिए गए हैं, प्रोपीन दिया गया है, 2 मेथिल या 2 मिथाइल प्रोपीन दिया है, 2 ब्यूटीन दिया है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन दिया है। इनमें से कौन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक, प्रोपीन बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? प्रोपीन बोला गया है। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर यदि मैं बनाता हूं तो बोले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल सेम टाइप के एटम जुड़े हैं, मतलब ये शो नहीं करेगा। मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन दिया गया है। ठीक, 2 मिथाइल प्रोपीन हमको दिया गया है। ध्यान से चीज को समझते हैं। ठीक, सबसे पहले तो प्रोप मतलब 3 कार्बन हमको बना देना है, तो ये 1 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग कर देना है 1 2 और ये 3। इतनी बात तुमको समझ में आती है। ठीक, उसके बाद कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब 3 कार्बन है तो कहीं भी लगा सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, 2 मिथाइल 2 नंबर की पोजीशन पे मिथाइल मतलब ये CH3 लगाया, यहां पर सबकी वैलेंसी कंप्लीट करो। ठीक है, और यहां पर CH2 लगा दो। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम टाइप की जुड़े हैं इधर, तो ये भी शो नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन को चेक कर लेते हैं। चलो, सी ऑप्शन दिया गया है 2 ब्यूटीन। ठीक, 2 ब्यूटीन की बात करते हैं। ठीक, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब 4 कार्बन है तो उस केस में देखो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4। 2 नंबर की पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या लगा होगा? मतलब CH3। यहाँ क्या लगा होगा? CH3। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट टाइप के एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये शो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, चलो इसको बना के देख लेते हैं। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन को भी चेक कर लेते हैं। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन। ठीक, 4 कार्बन बनाओ, ब्यूट है तो 4 कार्बन बना दिया। ठीक, 2 नंबर की पोजीशन मतलब पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 और ये 4। 2 नंबर की पोजीशन पे क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि 2 ब्यूटीन बोला गया है। 2 ही नंबर की पोजीशन पे कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप भी लगाना है, तो ये C, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। यहीं से हमको समझ में आ रहा है कि ये शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, ऐसे सेम हो सकते हैं लेकिन ऐसे कभी सेम नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है बिल्कुल हमको कि कौन जो है GI मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और कौन शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो यहां जो हम लोगों का आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है उसकी बात करते हैं। चलो देखते हैं ध्यान से। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है? ठीक है, तो हमारे पास जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एक एंटी एरोमेटिक होता है
और एक नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक, यहाँ कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, इनकी अलग टाइप की कंडीशन होती है, उन कंडीशन के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहां लिखा मैंने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए यदि किसी कार्बन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक, कंजुगेशन का मतलब क्या है उसको भी समझो। कंजुगेशन का मतलब ये है कि अल्टरनेट पोजीशन पे कहीं ना कहीं डबल सिंगल डबल आना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, वहां पे हमको मान के चलना है। ठीक, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर आना चाहिए। ये कंजुगेशन कम से कम हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई। उसके बाद जो है अगली कंडीशन हमारे पास आती है, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉलो हकल रूल, हकल रूल का पालन करना चाहिए, तो वही कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। अब हकल रूल में भी एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे, एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे, देखेंगे ध्यान से, है ना। तो यदि मेरे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक, और यदि मेरे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक, यहां पर n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से चलेंगे। यहां पर जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, 1, 2, 3 और ये 4, इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं 0 रखता हूं, ठीक है, यदि मैं n = 0 रखता हूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोले 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि मैं n = 1 रखता हूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं n की वैल्यू कितने रखूं, बोले 1 रखूं, ठीक है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, है ना। उसके बाद यदि मैं n = 2 रखता हूं, ठीक है, तो यहाँ क्या आने वाला है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होने वाला है, एंटी एरोमेटिक। जहां पर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे एंटी एरोमेटिक होगा, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे एरोमेटिक होगा। यदि इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन भी फॉलो नहीं होती है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, हमको क्या बोला गया है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन चेक करो, डबल बॉन्ड। सबसे पहली कंडीशन तो साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल साइक्लिक है। फिर उसके बाद हमको स्ट्रक्चर प्लेनर देखना है, ठीक, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल ये sp2 है, ये sp2 है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो हमको प्लेनर ही मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये sp2 साथ में कंजुगेशन भी चेक करना है। तो कंजुगेशन के बाद मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है हकल रूल, हकल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बोले एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला किसमें जाता है, एरोमेटिक में, मतलब यही एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बोले 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, पर ये क्या है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसको देखो, इसमें भी क्या है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। ठीक है, और डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंजुगेशन भी हो रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कंजुगेशन नहीं है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये sp3 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, और साथ में sp3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि हमको एरोमेटिक पहचानना था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में नॉन एरोमेटिक यौगिक है, ठीक। अब नॉन एरोमेटिक मतलब वही जो हमारे पास वो कंडीशन फॉलो नहीं करे, ठीक। तो देखो ध्यान से इसको चेक करें, तो यहाँ पर देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया है। नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। अब कितने इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में जा रहे हैं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, फिर डबल सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेशन भी हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कंजुगेशन में आ जाएंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे हो गए, 2 तो ये हो गए और 2 2 4 6 ये हो गए, ठीक है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंजुगेशन में, मतलब ये क्या होने वाला है, एरोमेटिक होने वाला है, ठीक। इसको चेक करते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से कि ये कार्बन जो है ये sp3 होगा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, ठीक है। एकल बंध वाला जो है वो sp3 संकलित होता है, ठीक। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो सल्फर के पास लोन पेयर है, फिर से यहाँ पे भी कंजुगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंजुगेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो 2 2 4 2 6, 6 और 2 8, 8 2 10, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक में बी हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथेनॉल इज अ होमोलोगस ऑफ, होमोलोगस मतलब सजातीय सदस्य है एथेनॉल का, ठीक है। तो सबसे पहले तो एथेनॉल का सूत्र देख लेते हैं हम लोग। एथेनॉल क्या है, बोले CH3CHO। अब ये होमोलोगस मतलब सजातीय सदस्य क्या होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, सबसे पहली बात, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। लेकिन जनरल फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा। इतनी बात हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम लोगों का क्या है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें केवल CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है, ठीक है। CH2 के डिफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने बोला CH3 CH2 और ये CHO, ठीक। इन दोनों मॉलिक्यूल में दोनों का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है, जनरल फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम रहेगा, एल्डिहाइड है तो, ठीक। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एक CH2 का डिफरेंस आ गया, ठीक। तो यहाँ देखो ये CH3 ये CHO ये CH2, डिफरेंस कितने का है, CH2 का है, ठीक। तो यहाँ देखो कि यदि 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, दोनों में CH2 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, तो उस केस में वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाएंगे, ठीक है। वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, सजातीय सदस्य कहलाएंगे, ठीक। और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल की सीरीज जो बनेगी उसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ एथेनॉल बोला गया है, तो एथेनॉल की केस में 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोपेनल, ठीक है, मतलब वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही होना चाहिए, तो यहाँ इथाइन ये होगा नहीं, ये इथेन नहीं होगा, एथेनॉल एल्कोहल नहीं होगा, प्रोपेनल हो जाएगा क्योंकि ये भी एल्डिहाइड वो भी एल्डिहाइड, कम से कम इतना तो हम लोग चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें मेरे हिसाब से तुमको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ तक चीजें तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को।